नमस्ते। चलिए आज जरा समझते हैं कि एक जबरदस्त वैश्विक महामारी के झटके के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला। और इस सफर को समझने के लिए हमारा गाइड होगा सरकार का अपना आर्थिक सर्वेक्षण। ये तस्वीरें हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो कभी नहीं रुकती, जमीन हो, समंदर हो या आसमान। भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा चलती रहती है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब एक वैश्विक महामारी इस रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दे? और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने बड़े वैश्विक संकट के बाद भारत ने आखिर अपने खजाने को कैसे मैनेज किया ताकि विकास की गाड़ी पटरी से ना उतरे? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चुनौती सिर्फ भारत के सामने नहीं थी। महामारी ने दुनिया भर की सरकारों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया था। हर देश अपने बही खाते संभालने के लिए जूझ रहा था। तो भारत के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी थी, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। वित्त वर्ष 2021 में हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.2% के एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। ये आप कह सकते हैं एक तरह की अलार्म बेल थी। तो आखिर ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का गैप है। जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाता है तो जो कमी रह जाती है उसे पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। बस सरकार के लिए यही उधार राजकोषीय घाटा है। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक बहुत ही साफ 2 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी लेकर आई। आर्थिक सर्वेक्षण इसे विश्वसनीय समेकन का नाम देता है, यानी एक ऐसा रास्ता जो बहुत बैलेंस्ड था। इस स्ट्रैटेजी के 2 मेन पिलर्स थे। पहला, सरकार की कमाई के जो जरिए हैं, मतलब रेवेन्यू, उसे मजबूत किया जाए। और दूसरा, खर्च करने के तरीके को सुधारा जाए, यानी पैसा सही जगह स्मार्ट तरीके से खर्चो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी के पहले हिस्से की, सरकारी रेवेन्यू को बढ़ाना। जाहिर है, घाटा कम करने का पहला कदम तो यही है कि अपनी कमाई बढ़ाई जाए। और आंकड़े बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। महामारी से पहले सरकार का औसत रेवेन्यू जीडीपी का करीब 8.5% था। महामारी के बाद के सालों में ये बढ़कर 9.1% हो गया। ये सुनने में छोटी बढ़त लग सकती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन असली कहानी सिर्फ ये नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ा। असली कहानी है कि ये पैसा आया कहां से। टैक्स कलेक्शन के मिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इनका हिस्सा 51.9% से बढ़कर 55.5% हो गया। मतलब सरकार की कमाई अब ज्यादा स्टेबल और सीधे सोर्स से आ रही थी। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया क्यों? खुद इकोनॉमिक सर्वेस का जवाब देता है। इसका श्रेय जाता है टैक्स सुधारों को, टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल को और अर्थव्यवस्था के फॉर्मलाइजेशन को, यानी ज्यादा से ज्यादा कारोबारों के सिस्टम में आने को। वहीं अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी काफी कुछ कहते हैं। साल दर साल जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, जो ये दिखाता है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी मजबूत हो रही है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, स्मार्ट खर्च। सरकार ने सिर्फ खर्च पर कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उसने इस सोच को ही बदल दिया कि पैसा आखिर खर्च कहाँ होना चाहिए। यह स्लाइड एक तरह से पहले और बाद की कहानी है। महामारी से पहले सरकार का ज्यादातर पैसा सब्सिडी और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता था। लेकिन बाद में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। पैसे के बहाव को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ मोड़ लिया गया, यानी सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स जैसी भविष्य की संपत्ति बनाने पर जोर दिया गया। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये एक निवेश है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो इससे सिर्फ नौकरियां ही नहीं बनती, बल्कि अर्थव्यवस्था में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है। मतलब खर्च किया गया हर एक रुपया अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा वैल्यू पैदा करता है। और जरा इस रणनीतिक बदलाव का स्केल देखिए। महामारी के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का लगभग 3% हो गया। ये महामारी से पहले के 1.7% के औसत से लगभग दुगना था। ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो 2 भाग वाली स्ट्रैटेजी थी, यानी ज्यादा कमाना और बेहतर खर्च करना, क्या ये वाकई में काम आई? चलिए सीधे नतीजों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, राजकोषीय घाटा जो एक वक्त 9.2% के खतरनाक लेवल पर था, वो लगातार नीचे आ रहा है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 तक ये 4.4% तक आ जाएगा।
ये इस स्ट्रैटेजी की सफलता का सबसे बड़ा और साफ सबूत है। और बात यहीं नहीं रुकती। सरकार का कुल कर्ज और जीडीपी का अनुपात भी 7.1 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है। और तो और S&P और मॉर्निंगस्टार जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत के लिए अपने आउटलुक को सुधारा है। ये दुनिया का देश के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बढ़ता भरोसा दिखाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आर्थिक सर्वेक्षण आगे का रास्ता भी दिखाता है। इसमें जीएसटी में और सुधार करने, लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाने और विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकारी कंपनियों से जुड़े नियमों में और ढील देने जैसे सुझाव भी शामिल हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं। अपना वित्तीय घर दुरुस्त करने के बाद क्या ये संतुलित और दूर की सोच रखने वाली रणनीति भारत को उसकी बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं तक पहुंचा सकती है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक मजबूत नींव रखी जा चुकी है।